आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम इसमें जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि द रेट ऑफ चेंज, यानी जो चेंज इन रेट होता है उसको जानेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कोई क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, जैसे आप लिखते हो डेरिवेटिव ऑफ एस बाई डी टी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एस का मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट में चेंजेज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी देता है, यानी किस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। उसी प्रकार अगर मान लो कोई फंक्शन है, जैसे वाई नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है आपका एक्स पे। ठीक है, वाई इजकल टू एफ एक्स, यानी वाई की जो वैल्यू है ना एक्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड करी, एक्स पे। जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, यानी जो कोई फंक्शन है ना वो फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो उस समय मैं आपसे बोल दूँ कि जो ये वाई या एफ एक्स नाम का जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स अगर एक्स में चेंजेज आ रही है तो वाई में कैसे चेंजेज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी किस रेट से वाई में चेंजेज हो रहा है अगर एक्स में चेंजेज हो रहा है तब। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप बोल देते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। ठीक है, डी एस बाई डी टी, यानी किस रेट से डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। उसी प्रकार इस y नामक फंक्शन में, यानी एफ एक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। बात है क्लियर। अब क्या होता है, कभी कभी ये हो जाता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन है, मान लेते हैं जी एफ टी, मान लेते हैं दूसरा फंक्शन जी टी है। ठीक है, ये एफ टी यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टी नामक किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सपोज ये है आपका फंक्शन एफ टी इस प्रकार है और जी टी की वैल्यू आपकी टी क्यू प्लस 1 है। ठीक है, ये आपका रहा। अब हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ये वाई नाम का फंक्शन है, ये एक्स नाम का फंक्शन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये एफ टी, देखो ये जो वाई फंक्शन है किस बात पर डिपेंड कर रहा है, टी बात पे। ऐसे ये मतलब होगा आपका जो x है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, t की बात पर। अगर आपसे पूछ दिया जाए y में किस रेट से चेंज हो रहा है अगर x में हम चेंजेस कर रहे हैं तो, ठीक है, यानी y कैसे चेंज हो रहा है, चेंज मतलब बदल रहा है जब हम x में चेंजेस ला रहे हैं तो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये y किस बात पर डिपेंड कर रहा है, t की बात पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डी टी, क्योंकि ये y मेरा एक्चुअली t पे डिपेंड कर रहा है ना, तो dy बाई डी टी निकालूंगा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। और फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो dy बाई डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, चैन रूल आप समझ रहे हो कैसे करते हैं, क्योंकि जो ये y है ना ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, t की बात पर। तो एक बार मैं dy बाई डी टी निकालूंगा और बाई करके मैं x भी t बात पर डिपेंड कर रहा है तो dx बाई डी टी। अब इनका देखो मल्टीप्लाई करने पर dy बाई डी एक्स बचेगा, आप एक्चुअली समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये हो कि जो ये नीचे वाला है ना ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डी एक्स बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समझ रहे हो आप। अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे बहुत सी चीज़ें हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ। ठीक है, तो ये क्या देता है, आपका एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी में कैसे चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ, ये आपका ए इक्वल टू डी बाई डी टी होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो हम समझेंगे। जैसे अगर मान लो मैं बोल दूँ कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का अगर रेडियस में चेंजेज हो रहा है, ठीक है, यानी जो ये सर्कल है इस सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ा रहे हो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहाँ पर अगर आपसे पूछ देता है डी ए बाई डी आर क्या होगा, अगर रेडियस की वैल्यू किसी पार्टिकुलर टाइम पे 6 है या 7 है तो उस समय एरिया में क्या चेंजेज होगा, एरिया कैसे बदलेगा अगर हम उसके रेडियस में चेंजेस कर रहे हैं तब। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिर पेरीमीटर में पूछ सकता है पेरीमीटर में क्या चेंजेज होगा अगर हम रेडियस में चेंजेस ला रहे हैं तो। ठीक है,
मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। मैंने बोला कि जो ये y नाम का फंक्शन ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x में चेंजेस जा रहा है तो y में भी चेंजेस हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ किसी पार्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, ठीक है, x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, सपोज वो पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू x1 है, ठीक है, तो उस समय dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, यानी द चेंज इन y, यानी y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा, कैसे y में चेंजेस जाएगा, चेंजेस मतलब उसमें कैसे वो विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे बढ़ रहा है, x में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो y में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है, यही जानना है। तो हम कुछ एग्जांपल समझते हैं जो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रांग करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का एक पहला एग्जांपल है। जैसे बोला क्या है कि कोई सर्कल है, ठीक है, तो उस सर्कल के एरिया में कैसे चेंजेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, जब रेडियस की वैल्यू क्या हो 5 हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल पहला एनसीईआरटी का कि एरिया में कैसे चेंजेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, जब रेडियस की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है ना, तो देखो पहले तो आप जानो कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए बाई डी आर, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डी बाई डी आर, एरिया की वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये आर आर मैच कर जा रहा है, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा 2r, क्योंकि आर स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2r, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है x टू द पावर n, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा x टू द पावर n वाला, n x n माइनस 1, ठीक है, वही फार्मूला सीधे आप जान रहे हो, r टू द पावर 2 तो 2r, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ रेडियस की वैल्यू 5 है तो कितना चेंजेज होगा, पाई इंटू 2 इंटू 5, यानी 10 पाई कैसे चेंजेज होगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मान लो ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर बोलते हैं पर सेंटीमीटर, क्योंकि आप एरिया में चेंजेस बता रहे हो तो एरिया का डाटा, एरिया का यूनिट ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है, बातें क्लियर। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो आप चीज़ें समझो, देखो जो एरिया में चेंजेज होगा ना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा पर सेंटीमीटर, यानी पर मतलब 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस में चेंजेज हो रहा है तो कितना एरिया में चेंज होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, यही आपको ये जानना था। और किस वैल्यू पर आप ये बात की हो, आर की वैल्यू 5 के लिए बता रहे हो, ठीक है, जब रेडियस 5 होगा तब कैसे चेंजेज होगा, ठीक है। अगर आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर ये आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है, जैसे मान लो वाई नाम का कोई फंक्शन है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव आता है, तो समझ जाना यह एक वाई यानी जो चेंज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये बातें आपको आनी चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो आपका जो ये वैल्यू है ये इंक्रीजिंग है, ये माइनस में आएगा, ठीक है, यानी ये घटता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कम होता जा रहा है। एक और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वाई की वैल्यू बढ़ रही है, कब, अगर वाई की वैल्यू बढ़ रही है कब, जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तब, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो वाई की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू तो बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, वाई की वैल्यू घट रही है, यानी एक्स इज इंक्रीजिंग बट वाई इज़ लेस, यानी वाई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा आपका, ये केस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये कब होगा, जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे देखो 5 से 6 गए तो ये भी क्या हो गया, y की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हो लेकिन y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो उस समय क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये जानना है आपका। और इसका मीनिंग क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y में कैसे चेंजेज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये बहुत सी चीज़ों में हो सकता है, अभी हम समझेंगे ये टाइम के अनुसार कैसे चेंज हो रहा है वो भी जानेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या टॉपिक है, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कोई एक पॉन्ड है ऐसे सर्कुलर टाइप का, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कोई पॉन्ड है सर्कुलर टाइप का और उस पॉन्ड में पानी है और आपने स्टोन फेंका, आपने एक पत्थर फेंका, जैसे ही पत्थर फेंका तो ये बोल रहा है कि जो ये इसका रेडियस है, ठीक है, यानी जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है, यानी पॉन्ड ऐसे फैलता जा रहा है, ठीक है, पत्थर फेंकने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे रेडियस उसका बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है उसने बोल दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल दिया, ठीक है, यानी हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो जो ये
पत्थर आपने फेंका तो कितना, किस रेट से एरिया बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। यानी किस रेट से इसका एरिया बढ़ेगा, बस यही क्वेश्चन आपसे। यानी एरिया में क्या चेंजेज होगा टाइम के साथ, बस यही क्वेश्चन है। यानी जो ये पत्थर आपने फेंका तो इसका रेडियस तो बढ़ रहा है, तो ये बता दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये रहा, ठीक है। यानी जो पानी का ऐसे रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रहा है, तो आपको बताना है कि जो ये रिपल्स फैल रही हैं तो एरिया में कैसे चेंजेज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंजेज हो रहा है। ये इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो आपके एरिया में क्या चेंजेज होगा, जो ऐसे वेव्स फैल रहा है ना पानी में, पत्थर फेंकने पे वेव्स फैल रहे हैं, तो किस रेट से उसके एरिया में चेंजेज हो रहा है, यही आपको बताना है। और ये बता दिया है कि रेडियस, यानी वो बोल रहा है कि वेव्स फैल रहे हैं, यानी वेव्स चारों तरफ ऐसे भाग रहा है, तो किस रेट से भाग रहा है वेव, तो वेव का स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे ये भाग रहा है तो कितने की स्पीड से भाग रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चारों तरफ फैल रहा है, तो एरिया किस रेट से आपका फैल रहा है, बस यही क्वेश्चन है। एरिया मतलब पूरा आपका समझ रहे हो ये पूरा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, पूछा है कि r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब एक ऐसा टाइम जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी तो उस समय एरिया में कैसे चेंजेज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे चेंजेज हो रहा था। देखो यहाँ पर dr/dt ये रहा, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि dA/dt एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है तो यहाँ पर पाई कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा dr/dt, ठीक है। तो फाइनली पाई 2r होगा इसका, क्योंकि r स्क्वायर का मतलब 2r। फिर देखो अगर एक बार आप जब डिफ्रेंशिएट कर लेते हो ना तो ये r t के टाइप का नहीं है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, 2r dr/dt। आप ये कंसेप्ट जान रहे होगे, क्योंकि r स्क्वायर t के टाइप का नहीं है, तो पहले एक बार तो कर लो फार्मूले से, x टू द पावर n यानी n r टू द पावर n माइनस 1। अभी r का एक बार और कर दो t के साथ, बातें क्लियर, ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ तक। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2πr इंटू dr/dt क्या होगा आपका, तो dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी ये जो वेव्स है बोल रहा है कि वेव्स 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से फैल रही हैं, क्योंकि अब पत्थर जैसे फिर वो वेव्स क्रिएट होगा, फैलेगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10πr सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे r की वैल्यू पूछा है कि अगर जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी तब उस समय कैसे चेंज हो रहा था। ये आपको अलग अलग रेडियस या अलग अलग टाइम पे जो रेडियस होगा उस पर भी पूछ सकता है। r की वैल्यू 3 दे सकता है तो 3 यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, r की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से आपका एरिया ऐसे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पत्थर फेंको तो एरिया रिपल्स चारों तरफ फैलेंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। ईज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, यानी जो ईज है वेरिएबल क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जो साइड है क्यूब का 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, किस स्पीड से क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब उसका इज यानी किनारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। यानी एक पार्टिकुलर साइड पे, यानी 10 सेंटीमीटर का अगर लंबा साइड लेते हो तो उस समय उसके वॉल्यूम में कैसे चेंजेज होगा, हाउ फास्ट, यही आपको बताना है। वो किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो साइड ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी फैलता जा रहा है क्यूब का साइड। यानी क्यूब ऐसे 3D टेप का तो उसका साइड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसके वॉल्यूम में किस रेट से चेंज होगा, यानी वॉल्यूम कैसे चेंज होगा पर सेकेंड में, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपल सी बात जान रहे हो, वॉल्यूम का होता है साइड का क्यूब, साइड का मतलब आप एस बोल दो सीधे, यस से मतलब साइड है आपका, यानी क्यूब का साइड से, ठीक है। तो एस क्यूब, अब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप जानते हो कि पहले एक बार हम सिंपली ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फार्मूला है एक्स टू द पावर एन वाला कर लेते हैं, लेकिन एस मेरे टी के टाइप का नहीं है, तो एक बार मैं क्या कर दूंगा, डी एस बाई डी टी लिख दूंगा। बस बातें आप समझ रहे हो कैसे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब आपका डी एस बाई डी टी दिया हुआ है, डी एस बाई डी टी कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पर रख लो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 9s स्क्वायर, ये क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब ये एस है, तो एस स्क्वायर का मतलब एस की जगह पर 10 रख देना, ठीक है। तो 9 इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो आपका वॉल्यूम है पर सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपको यही जानना था कि हम कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो किसी क्यूब का साइड अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज होगा, तो आप ये फार्मूला जान रहे हो कैसे हम करते हैं। इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये एस
तो सिंपल हमने कैसे कर लिया फार्मूले से, अब देखा कि एस टी के टाइप का नहीं है तो डी एस बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका ये जहाँ यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है ना, तो ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपका ये साइड भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आया है, बातें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबी है, दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, हम बॉटम को यानी लैडर का जो निचला हिस्सा है हमको उसको खींच रहे हैं ग्राउंड के अलोंग, तो वाल से दूर यानी दीवार से दूर खींच रहे हैं। तो किस रेट से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, यानी कैसे इसका हाइट्स जो दीवार पर है वो डिक्रीज करेगा व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज़ 4 मीटर, जब लैडर का फुट 4 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है, दीवार से, यानी दीवार से सीढ़ी का फुट 4 मीटर की दूरी पर हो तो कैसे उसका हाइट डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जो आपका लैडर है ना 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो दीवार के सहारे खड़ा है ऐसे, ठीक है। मान लो ये आपका दीवार हो गया है, ये ग्राउंड हो गया, ऐसे 5 सेंटीमीटर का ये आपका लैडर ऐसे है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो ना कि इसका जो ये फुट है ना इसको आप ऐसे खींच रहे हो दीवार के सहारे, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसे ले जा रहे हो, ठीक है, यानी इसको ऐसे इस लैडर को ऐसे पुशअप करते जा रहा हो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला साइड आपका एक्स है, नहीं मालूम है, ये वाला साइड आपका वाई है, ठीक है। तो आप इसको खींच रहे हो ऐसे, ठीक है, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे खींच रहे हो, तो क्या होगा, किस रेट से खींच रहे हो, डी एक्स बाई डी टी बोला है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आप 2 सेंटीमीटर खींच ले रहे हो, ठीक है। इस रेट से आप खींच रहे हो। तो आपसे पूछा है कि जो ये हाइट है ना, जैसे ही आप खींचोगे भाई, मान लो ये सीढ़ी, मान लो यही ऐसे लड़का है, ऐसे हम ऐसे खींच रहे हैं, तो ये हाइट क्या होगा, इसका कम होगा ना। तो हाइट किस रेट से कम हो रहा है, किस रेट से ये हाइट, यानी पहले मान लो सीढ़ी यहाँ पर था, हो सकता है सीढ़ी ऐसे हो जाए, यहाँ पर चली जाए, ठीक है, और ये खींच कर आगे बढ़ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो किस रेट से आपका हाइट कम हो रहा है, यही आपसे बस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि यहाँ पे वाल है तो ऐसे 90 डिग्री है, तो वो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी कैसे कर दो, तो लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो आप करोगे तो क्या मिलेगा, 2y dy बाई डी टी प्लस 2x dx बाई डी टी, और ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का t से करेंगे तो 0 आना ही है, कांस्टेंट किसी के साथ 0 ही देगा। यहाँ पर 2y dy बाई डी टी, अब आपको मालूम है कि dx बाई डी टी क्या होता है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2x इंटू 2, अब 2y, अब dy बाई डी टी हमें नहीं मालूम है, निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू, यानी देखो x की वैल्यू क्या है, आपको ये बोला है कि जब लैडर यानी जो लैडर का फुट है यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाए तो उस समय ये हाइट कैसे घट रहा था, बस यही बोला है। यानी अगर ये पैर यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाए तो ये हाइट कैसे घट रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो क्या हो जाता, 2y dy बाई डी टी, हम इसको उधर भेज देते हैं तो -4x और x की जगह पे क्या रख देते हैं 4, क्योंकि बोला है ना कि जब फुट 4 की दूरी पर हो इस दीवार से ऐसे, तो उस समय ये dy बाई डी टी यानी द चेंज इन हाइट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें y की वैल्यू नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखो आपको x की वैल्यू 4 बता दिया है तो आप यहाँ पर 4 रख लो x की वैल्यू, ठीक है, 4 स्क्वायर, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा y स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि आपको मालूम होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये टिपलेट्स बनाएंगे, 5 4 3 टिपलेट्स बनाएंगे, तो y की वैल्यू 3, तो फाइनली यहाँ y की वैल्यू 3 रख देना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इजकल टू -16, ठीक है, 2 3 6, तो 6 नीचे चला जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इजकल टू -16 बाई 6 इजकल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस रेट से ये आपका हाइट क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज होगा फाइनली, ठीक है। बातें समझ गए आप। तो सबसे पहले इसमें समझना क्या था कि जब भी सीढ़ी ऐसे हो, ठीक है, और ये आपका फुट यानी सीढ़ी का पैर यहाँ से x सेंटीमीटर की दूरी पर हमने माना और ये y सेंटीमीटर, अब आप इसको खींच रहे हो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे,
तो ये हाइट तो नीचे आना ही है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, ऐसे मान लो ये लगा है, हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे आना ही है घट के, ठीक है। तो उस समय ये हाइट कैसे डिक्रीज कर रहा था वही कहानी, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर एक बार टी से डिफरेंस किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर टी दिया है ना, क्योंकि जो बेस है इस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टी लगा कर सॉल्व किया, तो फाइनली आपका ये हुआ और हमने ऐसे लास्ट तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है देखिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या है। तो अगर सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है y=f(x) नाम का, ठीक है, यानी जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड है, ठीक है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि सपोज ये फंक्शन आपका लेट एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं x² का है, ठीक है, तो जो आप इससे ग्राफ प्लॉट करोगे ना वो पैराबोला टाइप का बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा आपका? पैराबोला टाइप का ऐसा बनेगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे मान लो 2 लेते हो तो ये 4 शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 4 होगा। अगर मान लो x की वैल्यू आप -2 लेते हो तो ये कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा -2 और 4, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, ये आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि अगर मैं x की वैल्यू इधर से बढ़ाता जाऊँ, ये 0 है, ऐसे में बढ़ाता जाऊँ तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मान लो पार्टिकुलरली आप यहाँ पे रहते हो, मान लो ये 8 है तो यहाँ पे क्या होता है 8 8 जा 64। अगर 2 ऊपर थे तो 4 था। y किसकी वैल्यू है? y f(x) की वैल्यू है ना। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हम किसको रिलेट करते हैं? f(x) की तरह, क्योंकि हमने बोला भी था f(x) एक फंक्शन है जो y के बराबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये x इनपुट है तो y क्या है? आउटपुट है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्राफ भी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो एक प्रकार से मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y भी बढ़ रहा है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इधर आप ध्यान से देखो, इधर आप क्या कर रहे हो कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, मान लो -6 लेता हूँ, तो ये -6 और 36 होगा, ठीक है, क्योंकि -6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर करना 36 आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -2 है आपका, तो -6 तो छोटा है ना -2 से, लेकिन ये 36 से अब क्या हो गया 4। यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, x इंक्रीज, यानी x जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो आपका y की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। y मतलब फंक्शन x की वैल्यू, f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू वो कम आ रही है। तो इस प्रकार इधर वाले पोर्शन में क्या है आपका? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी x की वैल्यू <0 पे ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, और x <0 पे क्या है? ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। बातें क्लियर, ठीक है, क्योंकि आप x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, देखो ये ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर एक समझ लो, एक पॉइंट्स की, अगर मान लो यहाँ पर आप एक पॉइंट्स लेते हैं ऐसे और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते, तो टेंजेंट कुछ एंगल बनाना था, तो ये टेंजेंट क्या होता? पॉजिटिव एंगल बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में यहाँ पर f यानी इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस ग्राफ का, यानी जो मान लो ये फंक्शन है आपका f(x) है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, वो क्या आता है? f'(x) पॉजिटिव आता है। तो हम बोल सकते थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन में f'(x) की वैल्यू क्या आती? पॉजिटिव आती, यानी <0। अगर मैं इस वाले पोर्शन में बात करूँ तो यहाँ पर अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसे उठाते और इस पॉइंट पे से टेंजेंट खींचते तो यहाँ पे एक थीटा बनता, तो ये आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल देता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ से ऐसे, क्योंकि एंगल हम इधर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल होता है ये 90 से अधिक होता है, और यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या आती है आपकी? निगेटिव आती। बातें क्लियर, ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट्स को, ठीक है, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाती है, क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या होता है? tan थीटा। अगर इसका स्लोप में देखो तो tan थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो ये 90 से कम ही है अभी और ये वाली वैल्यू 90 से अधिक है, तो इसका क्वाड्रेंट, इसका स्लोप निगेटिव आया। तो आप ये समझ जाना है कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफ्रेंशिएशन, यानी जिस टाइप का फंक्शन है वो पॉजिटिव यानी <0 होगा, और अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव यानी f'(x) निगेटिव होगा। इतनी सिंपल सी बात हमने जाना। और x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, यानी f(x) की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, देखो -6 से -2 कर रहे हैं, तो y की वैल्यू नहीं बढ़ रही है यानी घट रही है, तो उस समय वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन पे जो f'(x) कोई एक पॉइंट ले लिया हमने और इस पॉइंट पे हमने इसका स्लोप निकाला, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, यहाँ पे भी टेक करो तो उसका स्लोप निकालो, तो वो क्या आना है? निगेटिव ही आना है, ठीक है, f'(x) निगेटिव आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा ब्रीफ में हम छोटे पार्ट में समझे, अब थोड़ा बड़े पार्ट में समझते हैं विद द डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी का ही। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक कोई फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड के आधारित पर है, ठीक है, यानी जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड पर है।
तो लेट आई बी यानी ओपन इंटरवल, आई एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। कंटेंट इन द डोमेन, यानी डोमेन में जो डोमेन वाला पार्ट है जिसमें आप इनपुट ले रहे हो वो आई नाम से इंटरवल है, यानी इंटीजर बोल सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि देन एफ इज सेट टू इंक्रीजिंग एन आई, यानी एफ को हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग होगा कब, उस इंटरवल में, यानी जो आप वैल्यू लिए हो, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब मान लो कि आप ए से बी तक ले लिए, ठीक है। ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, ए और बी पे डिफाइंड नहीं होगा, यानी ए और बी को नहीं लेना है, इसके बीच में होगा, ठीक है, वो कोई भी नंबर होगा। तो उस समय एफ को हम बोलेंगे, यानी जो ये आपका फंक्शन है, ठीक है, जैसे आप फंक्शन कैसे लिखोगे एफ एक्स, ठीक है, वो फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, जब कोई वैल्यू लेते हो, जैसे मान लो x1 लेते हो और x2 लेते हो, x1 और x2 मान लो इसमें से कहीं बीच में से ले लिया, तो उस समय अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, तो जो आपका फंक्शन ऑफ x2 है वो फंक्शन x1 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो जाए, तो वो उस समय हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी जो आपका ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल सी बात है, जो आपने ग्राफ देखा था कि x1 की वैल्यू अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी होती है तो फंक्शन ऑफ x2 फंक्शन ऑफ x1 से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ अगर आप ऐसे ड्रा कर रहे हो, ठीक है, तो ग्राफ मान लो ऐसे गया, फिर कुछ समय के बाद थोड़ा ऐसे स्ट्रेट चला, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट चला, फिर जाकर ऐसे उठ गया, तो इस समय अगर 2 पॉइंट्स आप लेते हो ना तो उसमें कुछ वैल्यू बराबर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसी बात को बोल दे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस समय कहानी क्या होता है कि बस आपका सीधे अगर x1 इज़ लेस देन x2, यानी x1 की वैल्यू x2 से छोटी होती, यानी x2 वैल्यू ज़्यादा है, तो उस समय आपका फंक्शन ऑफ x2 क्या होता है, सीधे फंक्शन ऑफ x1 से बड़ा होता, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो उस समय आपका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आपका एकदम सीधा ऐसे होता, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, तो मान लो ये x1 है, ये कौन सा x2 है, तो ये वाला देखो वैल्यू ऊपर आ गया कि नहीं ज़्यादा, ये 5 होगा तो ये मान लो 2 होगा, बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे ही जैसे आप x2 बढ़ा रहे हो फंक्शन x की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन x क्या होगा, ये होगा y एक्सिस वाला लाइन, ठीक है। तो यही कहानी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात आती है कि ये तो इंक्रीजिंग के लिए हो गया, अब डिक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे, तो डिक्रीजिंग के लिए वही है, आपका कोई एक फंक्शन होगा और उसमें कोई इनपुट देने के लिए कोई इंटरवल होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो उस डोमेन में से कोई 2 नंबर उठा लो, मान लो x1 और x2 आपने उठा लिया, ठीक है, और उस समय आपने बोला कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, यानी x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा है, ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है। तो उस समय जब आप फंक्शन x1 निकालते हो तो वो क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है किससे, फंक्शन x2 से, जैसे इससे पहले आपने देखा था। और यहाँ पर थोड़ा इक्वल लगा दे, तो इक्वल लगा दे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल सी बात है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, अब देखो इसका ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट करके ऐसे चलने जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इस समय 2 भी पॉइंट लोगे ना, तो यहाँ पर हो सकता है कोई 2 पॉइंट्स पे ये बराबर भी हो जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आपका ये रहा x की वैल्यू -6, यहाँ पर आपका -2, तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है क्योंकि ये -2 -6 से बड़ा है, लेकिन जो ये आपका फंक्शन x की वैल्यू है ना ये घट रही है। देखो अगर मान लो यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 5 हो जाता, क्योंकि 7 से आप 5 आ गए, लेकिन आपकी x की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, x बढ़ा रहे हो लेकिन आपका फंक्शन x1 नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। अब ये तो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब स्ट्रिक्टली वर्ड जब बोल दे तो उस समय हम क्या करते हैं, इस इक्वल को हटा देते हैं, बस खत्म। तो ग्राफ भी आपका क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली में क्या हो जाता है आपका, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अभी अपने जो शुरू में मैंने ग्राफ बताया था ये हो जाता। अगर यहाँ पर आपका मान लो -6 है, यहाँ पर -2 है, तो ये देखो ये 10 को टच कर रहा है, तो ये किसको टच कर रहा है, मान लो 4 को टच कर रहा है। तो जब आप x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, लेकिन जो उसका फंक्शन x की वैल्यू है ना, f ऑफ x की वैल्यू वो क्या है, 4 आ रही है, क्या आ रही है, 4 आ रही है, यानी उससे कम हो जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली, ठीक है। और जब स्ट्रिक्टली वर्ड ना यूज हो तो वहाँ पे इक्वल भी चल जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर। और डोमेन यानी अब समझ रहे हो, फंक्शन आप बेसिक चीज़ें पढ़े होगे, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू क्या है, एक डोमेन की तरह इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हो x² + 2, तो x को कुछ वैल्यू दे रहे हो ना, तो वो इनपुट है, दैट इज डोमेन, डोमेन की वैल्यू है, ठीक है, 2 3 4। और यहाँ पे ये आपका रेंज मिलता है, y की वैल्यू एक रेंज है, ठीक है, बातें क्लियर। देखिए दिया क्या है कि f, अब हमें जानना है एक थ्योरम है जो कि NCERT के बुक में दिया हुआ है, और वो क्या है कि लेट f बी ए कंटिन्यूअस, f नाम का कोई फंक्शन है, f बी ए कंटिन्यूअस ऑन AB, ठीक है। f नाम का कोई फंक्शन है जो कि AB यानी क्लोज इंटरवल AB पे कंटिन्यूअस है, ठीक है।
और डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए बी पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब कि उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि तब f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स ए बी, यानी f एक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में अगर एफ डैश एक्स, यानी आप उसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हो ना फंक्शन का, वो ग्रेटर देन जीरो हो तब सभी x किसके लिए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, a टू द b, यानी ओपन इंटरवल a टू द b में हो, यानी इस ओपन इंटरवल में x की वैल्यू बिलोंग करती हो। दूसरा है f इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, f डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी में अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए बी, यानी सभी एक्स जो ए बी में होने चाहिए, ठीक है। और एक एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन आप जान रहे हो, जैसे मान लो कोई भी इनपुट आप ले रहे हो तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, सी कोई नंबर आएगा, दो हमेशा दो, आप एक्स की वैल्यू अलग लेते रहो। तो यहाँ पर बोला एफ डैश एक्स उस समय क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए बी, ठीक है। तो ये तो बातें इन्होंने बोल दिया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो कोई भी अगर फंक्शन है, तो मैंने पहले ही बोला था कि वो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, हमने ग्राफ से देखा था, ठीक है। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स ए बी, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो एक पॉइंट आप ए लेते हो, एक पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ है, तो इस पॉइंट को छोड़कर इस पॉइंट को छोड़कर इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ना वो एफ डैश एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। कहीं भी इस बीच वाले पॉइंट्स में एफ डैश एक्स क्या होगा, बड़ा होगा, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स ए बी, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग किस में होगा, ए से बी तक में इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। बातें क्लियर, ठीक है। तो अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, समझते हैं उसमें कैसे आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास दो वैल्यू हैं x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपके इस क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी इसमें ये हैं, ठीक है, उसके अंदर है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि x1 इज़ लेस देन x2, x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, ठीक है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं कि x1 इज़ लेस देन x2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो यही अगर मेरा ग्राफ होता तो x1 यहाँ पर होता, x2 यहाँ पर होता, तो x1 के लिए क्या मिलता आपको, एक फंक्शन x1 मिलता, भाई x1 इनपुट देते तो क्या मिलता है, fx1 मिलता है, इस पर क्या मिलता है, fx2 मिलता आपको, यही मिलता है ना। तो उसके बाद देखो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये भी x, ये y कोऑर्डिनेट, ये सेकंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप पढ़े थे कि मीन वैल्यू थ्योरम में अगर दो पॉइंट्स हैं तो उस दो पॉइंट्स के बीच बीच में कोई भी अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ इनके बीचों बीच में, जैसे यहाँ पर बोला है ना x बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी, बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट ले तो मान लो सी पॉइंट है, तो उसी पॉइंट्स पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर हो जाएगी। तो आप पढ़े थे फंक्शन ऑफ x2 माइनस एफ x1 अपान x2 माइनस x1, याद होगा आपको, ठीक है। यानी x2 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, जैसे कि ये एक तरह से डिफ्रेंसिएशन है ना, यानी dy बाई dx की तरह, यानी टेन थीटा है, टेन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट अपान x कोऑर्डिनेट, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम भी होगा, ऐसे हम करते थे y एक्सिस, तो ये y कोऑर्डिनेट यानी fx2 माइनस fx1 अपान x2 माइनस x1, तो वही कहानी यहाँ पे भी होगी, x1 इज लेस देन x2, ठीक है। तो अगर आपका ये fx2 माइनस fx1, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपकी वैल्यू बराबर होगी एफ डैश सी नामक कोई पॉइंट होगा जो कि किसके बीच में होगा, ए और बी के, यानी ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि एफ डैश सी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो के बराबर होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो के बराबर होता है। अगर मान लो आपने ये बोल दिया कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 क्या है, x1 से बड़ा है, तो ठीक है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एफ डैश सी भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर एफ डैश सी आपका बड़ा है तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फंक्शन x2 माइनस फंक्शन x1 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, कब, इफ़ एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो बस हमें यही जानना था कि अगर दो वैल्यू हैं x1 और x2 जो कि इसमें है, ठीक है, ए और बी के अंदर, तो अगर x1 इज़ लेस देन x2, यानी x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, सिंपल सी बात है, छोटी है, तो उस समय आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन x1, ठीक है। तो आप जानते हो मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 तो भाई बड़ा होगा, क्योंकि आपने पहले ही बोला इफ़
x2 इज ग्रेटर देन, तो ये बड़ा होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा, अगर बड़ा होगा, एफ डैश सी अगर बड़ा होगा तभी ये तो वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो बड़ी होगी। तो फाइनली हम क्या बोल देंगे कि एफ x2 इज ग्रेटर देन एफ x1, ठीक है, क्योंकि आप एफ x1 यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, तो एफ x2 की वैल्यू क्या आ जाती, ये हो जाती, ठीक है। तो देन यही होता, हमने ये माना और ये आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार आप डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है, इसी प्रकार आप डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो कि यही रहेगा, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ x1 बड़ा हो जाएगा किससे, एफ x2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखो ध्यान से, x2 माइनस x1, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, और उस समय क्या करते हैं आप x2 माइनस x1 निकालते, तो भी पॉजिटिव आता, लेकिन एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती, निगेटिव होती, तब भी ये क्या होता, लेस देन 0 होता, ठीक है। तो आपको बस यही समझना था कि सी जो पॉइंट ले रहे हो ना, ये सी पॉइंट्स x1 और x2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने शुरुआत कैसे किया, हमने दो बोला कि x1 और x2 नाम के दो पॉइंट्स है जो क्लोज इंटरवल ए बी में है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है इफ़, तो उस समय आप मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े थे कि चलो भाई x2 बड़ा है, x1 बड़ा है, तो यहाँ पे fx2 होगा, fx1 होगा, c एक पॉइंट होगा। अगर ये c पॉइंट्स पर डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन का एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 आता है, यानी ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये एफ डैश सी बड़ा हो गया, तो कब बड़ा होगा, जब fx2 माइनस fx1 किसके बराबर हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्योंकि ये तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि x2 माइनस x1 पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि x2 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तब इसको फाइनली ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, यानी फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पर अगर वो डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगा। और जो x पॉइंट हम लेते हैं ना, ये x पॉइंट कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में होगा, यानी जो भी इंटरवल है उसके बीचों बीच की वैल्यू होगी, a और b के बीच में। और सेकंड चीज़, अगर वो एफ डैश एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होगा, जब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब अगर आपसे बोल दे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो उस समय क्या होगा कि वो कुछ रेंज में, जैसे कुछ नहीं होता, जैसे कि आप बोलते हो कि एक इंटरवल है, ये आपका डोमेन है, ठीक है, इसी में से आपको वैल्यू लेना है। तो अगर मान लो कुछ मैंने इसमें से कुछ लिमिट कर दिया, जैसे मान लो ए से सी तक लिया, तो इसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग करने लगा। अगले स्टेप में क्या है, सी क्या होगा, सी इसके बीचों बीच का कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, मान लेते हैं, और सी से बी के बीच में क्या हो गया, ये फंक्शन आपका डिक्रीज करने लगा, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कंडीशन हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों चीज़ फॉलो कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो किसी इंटरवल में कभी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग भी होगा ना डिक्रीजिंग भी होगा, अगर वो इंक्रीजिंग वाला भी थोड़ा रूल फॉलो कर ले किसी इंटरवल में, और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग वाला रूल भी फॉलो कर ले, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी आपका ये जो फंक्शन है ये किसी पॉइंट्स पे भी हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट्स पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई एक इंटरवल है, ठीक है, ए और बी नाम का इंटरवल है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट्स लेते हैं हम सी, ठीक है, तो इस सी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं कि पता करना है, ठीक है। तो सी मान लो इसके बीचों बीच का कहीं पॉइंट है, ठीक है, तो सी के थोड़ा मैं इधर आऊँगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, सी माइनस एच होगा, और थोड़ा इधर जाऊँगा तो सी प्लस एच होगा। एच क्या होगा, छोटा सा एक वैल्यू होगा, जस्ट थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, तो जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वो फंक्शन अगर सी माइनस एच पर अगर आप चेक कर दो, ठीक है, तो किससे छोटी होनी चाहिए, फंक्शन आप सी से छोटी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सी प्लस एच चले जाओ, यानी थोड़ा वैल्यू बढ़ जाओ सी से ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, उस सी पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग बताएगा। क्या बताएगा, इंक्रीजिंग बताएगा। जैसे सी कहाँ भाई, इसके अंदर का कोई पॉइंट होगा, ठीक है, समझ रहे बात को, किसी इंटरवल यानी ए बी के इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट होगा सी, ठीक है। तो सी से अगर मान लो थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, तो सी माइनस एच थोड़ी सी वैल्यू कम कर दिया, फिर सी प्लस एच गया, तो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, क्योंकि सी प्लस एच किससे बड़ा होगा, सी से तो बड़ा ही होना है, तो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच फंक्शन ऑफ सी से अधिक होगा, और फंक्शन ऑफ सी माइनस एच फंक्शन ऑफ सी से छोटा होगा, ठीक है। तो उस समय ये सी पे हम बता सकते हैं कि सी पे इंक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई ग्राफ लेते हो, यहाँ पे 2 है, तो टी के थोड़ा सा आगे आ जाओ, 1.9 के आसपास, ये क्या हो जाएगा 2.1 के आसपास, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ठीक है, तो ये वाला कम होगा, ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, बस वही कहानी। स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एन आर मतलब रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपको शो करना है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, 3x + 70 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एन आर रियल नंबर पे, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो मैंने लास्ट में आपको ये तरीका बताया था कि इसका सीधे हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम नंबर कोई सोचेंगे नहीं, अगर सोच भी सकते हो अगर, ठीक है, रियल नंबर पे बोला है तो आप एक बार 2 ले सकते हो, एक बार 3 ले सकते हो। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 रख के चेक करोगे तो बड़ा मिलेगा, फिर 2 रख के चेक करोगे तो छोटा हो जाएगा, वो भी कहानी चल जाएगी। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम पढ़े थे कि अगर फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब है तो एक्स की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, वो रेंज क्या होगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर देते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यानी इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे, ठीक है। रियल नंबर का कोई वैल्यू ले, जैसे मान लो -1 लिया आपने, एक 1 ले लिया, तो 1 इज ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ -1। अब रख के चेक कर लो, 17 3 20 -1 रखो, ठीक है, आपको मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन होगा, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल 0 to π/2। दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, और थर्ड है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई। इंटरवल मतलब 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो हम समझते हैं पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स नाम का कोई फंक्शन है, इसका आप ग्राफ देख भी चुके हो, ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ग्राफ को आपको आइडिया भी होगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बोल रहा है कि 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप यहाँ से ग्राफ से भी थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो कि यहाँ तक हम आते हैं तो π/2 होता है, तो ये तो इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो अगर मैं इसको अभी जो तरीके पढ़े था उससे करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्स कोई पॉइंट होगा जो इस ओपन इंटरवल के बीच में होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मतलब साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स, डेल्टा साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप देखोगे कॉस एक्स की वैल्यू आप जब जाते हो 0 से π/2 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये बात सही है, ठीक है। कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन दिस कोऑर्डिनेट, 0 से π/2 के बीच में सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा है बोला है कि π/2 से पाई के बीच में आ जाओ, इस इंटरवल में क्या आपका ये जो फंक्शन है क्या ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो एक बार आप फिर बोलोगे कि अगर ये इंक्रीजिंग होता तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या कॉस एक्स सेकेंड इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होता है, अब वैल्यू रख के चेक करो, क्योंकि आप कॉस एक्स का जानते हो सेकेंड इंटरवल में क्या होता है निगेटिव, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा ऐसे होगा, ऐसे चलता है कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ तक आते हैं तो π/2, अब यहाँ तक आओगे तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में देखो ये निगेटिव यानी वो डिक्रीज करता है कॉस एक्स, तो ये आपका कॉस एक्स 0 से π/2 के बीच में क्या, π/2 से पाई के बीच में क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि अगर देखो आप ध्यान से, अगर मान लो मैं ले लेता हूँ π/2 से पाई के बीच में तो वैल्यू ले लो कोई भी, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3π/4 यानी 120 डिग्री ले लो और 150 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री छोटा है किससे 150 से, तो इसका मतलब आपका ये cos 150 ग्रेटर देन होना चाहिए cos 120 इंक्रीजिंग के लिए। लेकिन जब हम ग्राफ से देखते हैं तो cos 150 छोटा हो जाता है किससे, cos 120 से, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये निगेटिव में जा रहा है नीचे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई में। तो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपका इंटरवल 0 से पाई है, तो इंटरवल 0 से पाई हो गया ना, तो इनके बीच में आप देखा कि 0 से π/2 तक जा रहे थे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही थी, लेकिन π/2 से पाई तक गए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। तो इस समय दो चीज़ें क्रिएट हुई, एक बार पॉजिटिव चढ़ा एक बार निगेटिव आया, तो उस समय दोनों चीज़ें आती हैं, तो उस समय हम बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, यानी आपका 0 है, 0 से आप कहाँ तक आ गए, पाई तक आ गए, ठीक है। यहाँ से चालू किए तो बढ़ रहे थे, फिर बढ़ने के बाद कम हो, तो हमारा जो ये फंक्शन है देखो नाइदर इंक्रीजिंग, क्योंकि आप यहाँ तक बढ़े फिर घट गए, और cos x तो ये एफ डैश एक्स समझने के लिए, ठीक है।
मेन आपका जो फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देखो ऐसे फिर यहीं पर आ गया। ठीक है, बातें क्लियर। तो आपने इतना कुछ समझा, इसमें और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।